हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संरचनात्मक समावयवता। हम आपको बता दें, यह कक्षा 12 की केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। इसके पहले 13 से 14 वीडियो जो है कि इस चैप्टर का अपलोड हो चुका है। चैप्टर का नाम है उपसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, तो ये क्लास जो है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, संरचनात्मक समावयवता। जैसे कि देखिए संरचनात्मक समावयवता होता क्या है, जैसा कि आपको यहाँ से ही क्लियर हो जा रहा होगा। संरचनात्मक समावयवता यानी कि जिसमें क्या हो, अणुसूत्र तो समान हो, जिसमें अणुसूत्र तो समान हो परंतु उसकी संरचना में भिन्नता पाई जाती हो। जिसका अणुसूत्र तो समान हो परंतु उसकी संरचना में भिन्नता पाई जाती हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना क्या कहलाती है, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। ठीक है ना। जैसे देखिए इसकी डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, उसको देख लेते हैं। जैसे ऐसे यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान हो परंतु उसकी संरचना भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। ठीक ना। यानी कि इसमें क्या होगा, अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन इसकी संरचना में भिन्नता पाई जाती होगी, यानी कि जो लिगेंड है उसकी व्यवस्था में भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है ना। जिसके कारण इसकी संरचना क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने प्रकार से इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है आयनन समावयवता, दूसरा है जलयोजन समावयवता और तीसरा इसमें है उपसंयोजक समावयवता। ठीक ना। इसमें 3 टाइप की समावयवता हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, आयनन समावयवता, दूसरा क्या है, जलयोजन समावयवता और तीसरा क्या है, उपसंयोजक समावयवता। ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। आयनन समावयवता क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए अब इसका पहला प्रकार देखते हैं जो कि क्या है, आयनन समावयवता। ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें होगा क्या कि इसकी डिफिनीशन पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि वे यौगिक जिनका रस समीकरण मितीय संघटन समान हो परंतु जो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार का आयन उत्पन्न करते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। यानी कि वे यौगिक जिनका रस समीकरण मितीय संघटन समान हो, वे यौगिक जिनका रस समीकरण मितीय संघटन समान हो परंतु वे जल में घोलने पर, यानी कि उनको अगर हम जल में घोल दें तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के आयन में परिवर्तित करें, यानी कि भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करें, भिन्न भिन्न आयनों में वह अगर परिवर्तित हो तो ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। तथा यह जो घटना होती है वह आयनन समावयवता कहलाती है। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, ऐसे यौगिक जिनके रस समीकरण मितीय संघटन समान हो परंतु जिनको जल में घोलने पर वह भिन्न भिन्न आयनों में परिवर्तित हो जाए, ऐसे यौगिक आयनन समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है CONH3 का 5BrSO4 और ये है CONH3 का 5SO4, यहाँ पे ये है Br। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी है। अगर आप इनको जल में घोलेंगे यानी कि जल में डालेंगे तो यह विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के आयन में यह कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। कैसे डिफरेंट टाइप के आयन में यह कन्वर्ट होंगे, देखिए जैसे देखिए ये है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो मिलेगा यहाँ पे CONH3 का 5 और यहाँ पे Br। ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर आएगा 2+ का चार्ज और प्लस SO4 इस पे आएगा 2- का चार्ज। ये इसका हमने आयनन करा दिया है, मतलब इसको आयनों में हमने ब्रेक करा दिया है, तोड़ दिया है। क्या बन गया है, CONH3 का 5Br, इसके ऊपर +2 आ जाएगा और SO4 जो है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब आगे जैसे इसका अगर हम आयनन कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CONH3 का 5
इसके बाद SO4 और यहाँ पे जो है कि क्या है Br, सॉरी अब देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पर आएगा +1 का चार्ज और प्लस यहाँ पे Br-, ये इस रूप में टूट रहा है। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर 2+ का चार्ज है और यहाँ पे SO4 2- है और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर +1 का चार्ज है और Br यहाँ पे क्या है माइनस है। तो दोनों में जो आयन है वो क्या है, डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो रस समीकरण मिति के अनुसार दोनों का जो फार्मूला है या फिर जो संघटन है वो क्या है, यहाँ पे समान है। लेकिन यहाँ पे ये अगर इनको हम जल में घोल देंगे तो यह डिफरेंट टाइप के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तब इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसी को क्या बोला जाता है, आयन समावयवता बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हमने इसको जल में घोल दिया है तो यह डिफरेंट टाइप के, इसमें देखिए SO4 2- आयन यहाँ में इसमें कन्वर्ट हो रहा है, या SO4 2- आयन यहाँ पे बना है, यहाँ पे क्या है Br- आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे आयनों की संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयन समावयवता बोलेंगे, ठीक ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब अगली समावयवता के बारे में डिस्कशन करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, जल योजन समावयवता। यानी ये क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणु तो समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या उपसहसंयोजन परिसर में तथा आयनिक परिसर में भिन्न भिन्न हो, जल योजन समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना जल योजन समावयवता कहलाती है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे यौगिक जिसमें उपस्थित जल के अणुओं की संख्या उपसहसंयोजन परिसर में तथा आयनों में क्या बोला गया है, यानी कि जिनमें जल के अणुओं की संख्या उपसहसंयोजन परिसर में तथा आयनिक परिसर में भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या बोला जाता है, जल योजन समावयवी बोला जाता है। और ये जो घटना होती है ये क्या कहलाती है, जल योजन समावयवता कहलाती है। यानी जिसमें जो जल के अणुओं की संख्या होती है वह उपसहसंयोजन परिसर में और आयनिक परिसर में भिन्न भिन्न होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जल योजन समावयवता बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, CrCl3 × 6H2O के 3 समावयवी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। इसके 3 जलयोजन समावयवी बनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला क्या है देखिए CrH2O का 6, यहाँ पे क्या है Cl3। यानी कि जो 6H2O है इसको उपसहसंयोजन परिसर में रखा गया है और ये जो 3 है क्लोरीन इसको हम यहाँ पे बाहर रख दिए हैं। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, CrH2O का 5Cl × Cl2, यहाँ पे क्या हो जाएगा × H2O। अब देखिए यहाँ पे इसमें H2O कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यानी कि यहाँ पे 6H2O था, वो भी उपसहसंयोजन परिसर में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, H2O कितनी हो गया, 5 हो गया और यहाँ पे आयनों में एक H2O बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे एक H2O हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरे में अगर देखा जाए यहाँ पे H2O का 4 हो गया और यहाँ पे 2 H2O बाहर निकाल दिया गया। तो क्या यहाँ पे तीनों में H2O की जो संख्या है, यानी कि जो जल के अणुओं की जो संख्या है, तीनों में क्या समान है, उपसहसंयोजन परिसर में या फिर आयनिक परिसर में? नहीं समान है, ठीक ना। इसमें इन तीनों जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसमें जो H2O के मॉलिक्यूल हैं या H2O के जो अणु हैं उसकी संख्या यहाँ पे क्या है, समान नहीं है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, जलयोजन समावयवता बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरा जो है कि अंतिम समावयवता, इसको हम लोग यहाँ पे यानी इसको हम लोग अब यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग अगला जो है कि टॉपिक पढ़ते हैं, अगला समावयवता को पढ़ते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा प्रकार देखते हैं जो कि क्या है, उपसहसंयोजक समावयवता। ये क्या होता है, ऐसे उपसहसंयोजन यौगिक जिसमें संकुल धन आयन एवं ऋण आयन दोनों में ही समान प्रकार के केंद्रीय धातु आयन उपस्थित होते हैं,
उपसहसंयोजक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना उपसहसंयोजक समावयवता कहलाती है। यानी कि ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें संकुल धन आयन एवं ऋण आयन में समान प्रकार का धातु परमाणु उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक समावयवता बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पे है CrNH3 का 6 और यहाँ पे CrSCN का 6। अब ये जैसे कॉम्प्लेक्स है कोई, अब इसमें देखिए ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। ये राइट साइड में है, मतलब इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। और ये देखिए इसमें भी देखिए Cr, इसमें भी देखिए क्रोमियम है, इसमें भी देखिए क्रोमियम है, इसमें भी क्रोमियम है और इसमें भी क्रोमियम है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, NH3 का 4 और SCN का ट्वाइस, इसमें हो गया NH3 का ट्वाइस और SCN का 4। सब चीज तो सेम है इसमें देखा जाए तो, और इसमें देखा जाए तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या है, सेम है, यानी कि समान है। लेकिन इसमें उपस्थित लिगेंड जो है उसकी व्यवस्था यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे समावयवता को हम लोग क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक समावयवता बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसका प्रकार, ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसका प्रकार। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।